वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ये आपके IBPS, SBI, RBI के एग्जामिनेशन में अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां आपको एक स्टेटमेंट या एक पैराग्राफ मेंशन होता है और इससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स आपको गिवन होते हैं। नॉर्मली इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में नजर आ जाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट होता क्या है, और इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है। देन वी विल कम टू द क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट। देखिए यहां आर्ग्यूमेंट का मतलब जो नॉर्मल हम लोग बहस करते हैं, ये बहस नहीं है। यहां आर्ग्यूमेंट का मतलब है तर्क, यानी किसी भी पर्टिकुलर इशू पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखना, चाहे तो उस इशू के फेवर में या उस इशू के अगेंस्ट में। यानी यहां आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में एक इशू गिवन होगा और इसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट्स मेंशन होंगे। हमें उस आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ को चेक करना है कि रिलेटिवली लॉजिकली वो आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। चलिए, तो आर्ग्यूमेंट को चेक करते वक्त हम किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे इसकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहली बात हमें यहां ध्यान रखना है, यहां हम आर्ग्यूमेंट को चेक करते हैं वेदर द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रांग और वीक। तो स्ट्रांग और वीक ये कैसे हम लोग पता लगाएंगे, कोई भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है या कोई आर्ग्यूमेंट वीक है, कब कंसिडर करते हैं। देखिए, आर्ग्यूमेंट कोई भी स्ट्रांग तब माना जाएगा जब वो हमारे स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड हो, पहली बात। लॉजिकली रेलेवेंट भी होना चाहिए, लॉजिकली रेलेवेंट भी होना चाहिए। मतलब ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कहीं से भी लॉजिकल नहीं नजर आ रहा हो, हम उसे कभी भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। अगेन, आर्ग्यूमेंट में कही गई बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आर्गुमेंट जो भी कुछ कहना चाह रहा है वो एक्सप्लेनेशन वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर एंड वेल एक्सप्लेन्ड। तो जो भी ओपिनियन होंगे वो ओपिनियन आपके वेल एक्सप्लेन्ड होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स को कभी भी हम एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, और जो हमारी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में हो, या आप कह सकते हैं जो सोसाइटी में हमारे ट्रेंड्स हैं, बिलीव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसके फेवर में होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कंट्री का है, जो हमारे स्टेट का है, या हमारी सोसाइटी में जो भी बिलीव्स हैं, उन बिलीव्स और फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, और अगेन जैसे मैंने बोला वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए, वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। ठीक है, अगेन मैंने जैसे बोला सोसाइटल फैक्ट होना चाहिए, यानी फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट अगर बनता है तो वहां आपको उसके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे। तो आर्ग्यूमेंट जब भी स्ट्रॉन्ग होगा उसके आपको ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे। हमारे स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन की, वो क्लियर होना चाहिए, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में होना चाहिए, वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए, और जो हमारे सोसाइटल फैक्ट्स हैं या डे टू डे लाइफ के फैक्ट्स हैं उस पर बेस्ड होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं वीक आर्गुमेंट। वीक आर्गुमेंट यानी वैसे आर्गुमेंट जिसके लॉजिक्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते हैं। तो आर्गुमेंट को वीक कैसे बनाया जाता है, जब भी आपको किसी तरह का आर्गुमेंट में कंपैरिजन दिया जाता है। जैसे किसी भी काम को करने के लिए बोला जाता है कि अगर उसने किया तो तुम भी करो। उसने किया, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, उसकी क्या सिचुएशन थी, और किसी दूसरे की सिचुएशन। तो दो व्यक्तियों की कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज, सिचुएशन अलग अलग होती हैं। तो जो एक ने किया उसका कॉपी दूसरा करेगा ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह के आर्गुमेंट
जो कंपैरिजन बेस्ड होते हैं, इनको हम एक वीक आर्गुमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कभी कभी आपको आर्गुमेंट में एक क्वेश्चनियर नजर आ जाता है, यानी क्वेश्चन के फॉर्म में नजर आ जाता है बातें। तो अगर आर्गुमेंट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आर्गुमेंट को हम कभी भी एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि क्या हमें कोई भी एक पर्टिकुलर काम करना चाहिए, तो अब इसके बेसिस पर अगर आपको जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है उसमें बोला जा रहा है कि नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, मतलब क्या कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में ये आर्गुमेंट हो गया। तो जब भी आर्गुमेंट एक क्वेश्चन का फॉर्म लेने लगेगा तो हम उसे कभी भी एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, हम ऑलवेज इसे क्या मानेंगे, वीक आर्गुमेंट मानेंगे। इसी तरह जब भी कोई एक्सट्रीम टर्म आता है, ठीक है, जैसे कि ओनली, कि क्या हमें यह काम करना चाहिए, तो हां यही एकमात्र रास्ता है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो निकाला जाता है उस सॉल्यूशन में कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जहां भी ये टर्म आपको आर्गुमेंट में ओनली दिखता है, मोस्ट ऑफ द केस में अगर आपके पास और भी रास्ते हैं उस काम को करने के, तो आप फिर इस ओनली वाली आर्गुमेंट को वीक मानेंगे, इसे कभी भी हम स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं कर सकते। तो देखिए ये कुछ सारे पॉइंट्स थे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के, और कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किया वीक आर्गुमेंट को वीक हम कब मानते हैं। तो अब जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट और उस पर 2 आर्गुमेंट फिलहाल दिया जा रहा है और 5 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है इफ ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन इज इफ ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन इज इफ ईदर 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन इज इफ नीदर 1 नॉट 2 इज स्ट्रॉन्ग, एंड फिफ्थ इज इफ बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, दोनों ही जब स्ट्रॉन्ग हो। तो आइए चलिए जरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यह ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे सोसाइटी में जो भी बिलीव्स हैं हमें उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है ना। चलिए, या हमारे जो कंट्री का लॉ है हमें उसे फॉलो करना है, वी नीड टू अबाइड दैट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन्ड। ठीक है, तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है वो प्रेगनेंसी के दौरान बैन करना चाहिए। तो देखिए पहला आर्गुमेंट मिल रहा है यस दिस लीड्स टू इंडिस्क्रिमिनेट फीमेल फॉर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। अब आपको यह सोचना है कि आपकी कंट्री का क्या स्टेटस है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर्टिकुलर केस पर। तो देखिए यहां एक लॉ है और यह सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को बैन करने के लिए एक लॉ बनाया गया, और इसका रीजन भी यही था कि इससे जैसे ही लोगों को पता चल जाता था तो महिला भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होती थी, है ना, यानी फीमेल फॉर्टिसाइड के केसेस आते थे, और इससे सोसाइटी में क्या हो जा रहा था, इम्बैलेंस हो जा रहा था। यानी ये जो आर्ग्यूमेंट है इसने एक रेलेवेंट रीजन प्रेजेंट किया है यहां पर। तो अगर इसने रेलेवेंट रीजन प्रेजेंट किया है तो हम इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट देखिए, नो पीपल हैव राइट टू नो अबाउट देयर अनबॉर्न चाइल्ड। लोगों को यह हक है अपने अनजन्मे बच्चों के बारे में जानकारी रखने का। अब देखिए ये आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम कंसिडर नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी कंट्री का लॉ इसे फॉलो नहीं करता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी कंट्री का लॉ क्या बोलता है उसको तो बिल्कुल मानना है, क्योंकि लॉ जब बनता है तो ये सारे डिस्कशंस के बाद ही बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड आर्गुमेंट है वो वीक पड़ जाता है। यानी अगर हमें यहां आंसर करना होगा तो यहां हम आंसर करेंगे ओनली फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग। आइए चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर सेकंड को। शुड द पेरेंट्स इन इंडिया इन फ्यूचर बी फोर्स्ड टू ऑप्ट फॉर ओनली वन चाइल्ड एज अगेंस्ट 2 और मेनी एट प्रेजेंट। तो ये बोला जा रहा है क्या जो हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के उनको केवल एक बच्चा जन्माने के लिए फोर्स करना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। 2 और मेनी जो आज होते हैं, 2 और 2 से ज्यादा बच्चे बहुतों के परिवार में होते हैं,
वो ना करके सिर्फ एक बच्चा जन्माने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अभी फिलहाल हमें हमारी कंट्री में ये लॉ नहीं बना है, सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी जो है ये लॉ बनेगा, लेकिन अभी नहीं बना है। तो अभी हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। अब इस पर लॉजिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं कि आर्गुमेंट क्या मेंशन्ड है। देखो आर्गुमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, यस दिस इज द ओनली वे टू चेक द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यही एकमात्र तरीका है हमारी कंट्री के पॉपुलेशन को रोकने का। क्या और कोई तरीका हो सकता है पॉपुलेशन को रोकने का? कई सारे तरीका हो सकता है। लोगों को एजुकेट करें, एजुकेट करके करें। यहां पर देखिए स्टेटमेंट में टर्म यूज किया फोर्स करके करना, और दूसरा एक रास्ता यह भी हो सकता है उन्हें एजुकेट करके करना। यानी सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है, हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते। यानी यहां ओनली के आने से पहला आर्ग्यूमेंट हमारा वीक हो जा रहा है। तो यहां हमारा आंसर होगा फर्स्ट तो वैलिड नहीं है। अब सेकंड को पढ़ते हैं। नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स इज नॉट एडॉप्टेड बाई एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए बोला जा रहा है नहीं, ऐसा प्रेशर टैक्टिक दुनिया में और किसी देश ने नहीं किया है। अगेन दूसरे कंट्री से कंपैरिजन करने की बात हो रही है हमारी कंट्री की। तो अगेन हमने बात किया, जब भी बात होगी कंपैरिजन की तो ये हमारे आर्गुमेंट को क्या बना देता है, वीक। दूसरी कंट्री की सिचुएशन सिनेरियोज अलग हैं, हमारी कंट्री की सिचुएशन और सिनेरियो अलग है। तो दूसरी कंट्री ने क्या किया और तभी हम उसे फॉलो करेंगे, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग कंट्री सवर्जन कंट्रीज हैं, सबके अपने अपने लॉज हैं, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं, वो दूसरों के हिसाब से नहीं चलते। इस वजह से ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन इस आर्गुमेंट को वीक बना देता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो यहां ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ यस और नो देखकर ये नहीं कर देना कि हाँ भाई हम इसके फेवर में हैं तो यस वाली बात को मान लेंगे। नहीं, हमें उसके एक्सप्लेनेशन को देखना है, क्या वो एक्सप्लेनेशन जो है आपको गिवन है वो ये सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर वो ये सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा तभी हम उसे एक वैलिड आर्गुमेंट कंसिडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, यानी यहां अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा नीदर फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग नॉर सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग। दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास है, शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग कोल इन इंडिया। कोल माइनिंग पर कंप्लीट बैन लग जाना चाहिए। अब आर्गुमेंट फर्स्ट बोल रहा है, देखिए यस द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। अगर हम इसी दर से माइनिंग करते रहेंगे तो जो अब कोल हमारे पास स्टॉक में बचा है वो ज्यादा दिन इससे हम काम नहीं चला पाएंगे। अब जरा सोचना है, लॉजिकली सोचिए जरा। यहां बोला जा रहा है कि कोल माइनिंग पर कंप्लीट बैन कर देना, कंप्लीट बैन लेस से हमने कर दिया। अब जो प्रेजेंट स्टॉक है हमारे पास उसको तो यूज ही नहीं कर रहे, और कोल का काम क्या है, कोल इज अ मींस इंग्रेडिएंट, वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोल एक बहुत ही वाइटल जो है वो आप ये कह सकते हैं चीज है। ठीक है, वाइटल सोर्स है। तो कोल इज वन ऑफ द वाइटल सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक, अगर आपने कोल माइनिंग बंद कर दिया तो ये लॉजिक कहीं से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है। हाँ, अगर ऐसा कुछ बोला जाता कि यस कोल प्रोडक्शन, कोल से जो प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है वो मोस्ट पॉल्यूटेड है, तो मोस्ट पॉल्यूटेड अगर एनर्जी होती जिससे हमारे जो है वो एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्ग रीजन माना जा सकता था। लेकिन स्टॉक ज्यादा नहीं है इस वजह से माइनिंग रोक दे, ये कहीं से भी एक रेलेवेंट जो है वो मैटर नहीं नजर आ रहा। दैट्स वाई पहला जो है उसे हम सही नहीं मान सकते, पहला आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं माना जा सकता। चलिए सेकेंड आर्गुमेंट देखते हैं। नो वी डू नॉट हैव ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। अब देखिए ये एक लॉजिकल बात है कि अगर आपने कोल की माइनिंग को बंद कर दिया तो कोल से प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी की कमी होगी, तो उसका कहीं ना कहीं हमें सब्स्टिट्यूट चाहिए होगा। जब तक हमें उसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा तब तक हम इस एनर्जी प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते। इट मीन्स व्हाट कि यहां
सेकेंड वाला जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आ रहा है कि कोल की माइनिंग बंद कर देंगे तो उसका ऑल्टरनेट हमारे पास नहीं है फिलहाल। तो पहले हमें ऑल्टरनेट ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम माइनिंग रोक सकते हैं। तो यहां हमारा आंसर होगा ओनली सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए इसी तरह बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4th क्वेश्चन क्या है? शुड all the slums in big cities be demolished and the people living in such slums be relocated outside the city limits। ठीक है, यानी कि जो हमारे सिटी के अंदर जितने भी स्लम्स हैं उनको उठाकर, झोपड़पट्टी को उठाकर क्या शहर के बाहर रिलोकेट करवा देना चाहिए, शिफ्ट करा देना चाहिए? आर्गुमेंट फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नो, ऑल दीज पीपल विल लूज देयर होम एंड लाइवलीहुड एंड हेंस दे शुड नॉट बी रिलोकेटेड। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर आपने उनको शहर से बाहर निकाल दिया तो उनके जो रोजी रोटी पर सवाल उठ जाएगा, और रोजी रोटी पर सवाल उठना, पब्लिक की रोजी रोटी और खासकर गरीबों की रोजी रोटी पर सवाल उठना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आ जाएगा। तो यस, ये एक लॉजिकली स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हमें कंसिडर करना होगा। सेकंड देखिए, यस द बिग सिटीज नीड मोर एंड मोर स्पेसेस टू कैरी आउट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड हेंस दीज स्लम्स शुड बी रिमूव्ड। तो देखिए स्लम को रिमूव करने के लिए रीजन इन्होंने दिया है कि इनको स्पेस की ज़रूरत है डेवलपमेंटल एक्टिविटी को करने के लिए, और इसकी वजह से उन्हें बाहर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सिटी का डेवलपमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर हम एक सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम सिटी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे भी कंसिडर करना होगा। तो यानी ये भी एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नजर आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा बोथ आर्ग्यूमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि सर हम तो किसी एक साइड रहेंगे, या तो ये करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको न्यूट्रल रह के सोचना है कि क्या दोनों आर्ग्यूमेंट में कही गई बात लॉजिकली वैलिड है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, तो वी नीड टू बी न्यूट्रल, यानी हमें हर एस्पेक्ट से सोचना होगा और उसके बाद डिसाइड करना होगा कि आर्ग्यूमेंट में कही गई बात रिलेटिवली कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5, तो 5th स्टेटमेंट है, शुड देयर बी यूनिफॉर्म्स फॉर स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस इन इंडिया एज इन स्कूल्स। तो क्या कॉलेजेस में भी यूनिफॉर्म होना चाहिए जैसे स्कूल में हुआ करता है उस तरह? तो इस पर आर्ग्यूमेंट क्या है? फर्स्ट, यस दिस विल इंप्रूव द एम्बियंस ऑफ द कॉलेज एंड ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिसेंटली ड्रेस्ड। अब देखिए ये पॉइंट एक बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा गया है। ठीक है, कि ये जो है स्कूल या कॉलेज का एम्बियंस को क्या करेगा, एक एम्बियंस को सुधारेगा, है ना, इंप्रूव करेगा, और सारे स्टूडेंट एक यूनिफॉर्म में होंगे तो उनके ड्रेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सभी के सभी डिसेंटली ड्रेस्ड होंगे। यस, ये पॉइंट कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। सेकंड की बात करें, नो कॉलेज स्टूडेंट्स शुड नॉट बी रेजिमेंटेड एंड दे शुड बी लेफ्ट टू चूज देयर क्लोथ्स फॉर कमिंग टू कॉलेज। अब यहां रेजिमेंट करने की बात कर रहे हैं, रेजिमेंट मतलब रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या यूनिफॉर्म के आने से कॉलेज के स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां यूनिफॉर्म है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन यूनिफॉर्म से नहीं होता, तो वो रेजिमेंट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हार्श हो जा रहा है। यानी कि ये पॉइंट को हम कहीं से भी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ जब आंसर करना होगा तो हम आंसर करेंगे ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा स्टेटमेंट 6 को देखते हैं। शुड द गवर्नमेंट इग्नोर द एजिटेशंस माउंटेड बाय सर्टेन एनजीओ एंड अलाउ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन्स इन इंडिया? अब इस पर आर्ग्यूमेंट हमें मिला, यस दिस विल सब्सटैंशियली रेज द प्रोडक्शन लेवल एंड ऑल्सो
improve the quality of the cotton produced benefiting the farmers। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसमें देखिए हर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट शो कर दिया गया है। क्या क्या चीजें, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी और इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा, फार्मर्स को मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है काफी स्ट्रांग हैं, काफी मींस लॉजिकली वैलिड हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को हम एक बहुत स्ट्रांग आर्गुमेंट मान सकते हैं, यस, क्योंकि इसने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट रख दिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के क्या क्या पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट जो है उसे हम यहां कंसिडर करेंगे स्ट्रांग। आइए जरा बढ़ते हैं सेकंड आर्गुमेंट की ओर। सेकंड है नो सच एनजीओज आर टेक्निकली इक्विप्ड एंड देयरफॉर शुड नॉट बी इग्नोर्ड। देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि एनजीओ ने एजिटेशन स्टार्ट क्यों किया है, मतलब रीजन क्या है, ठीक है। तभी तो यह समझ में आएगा कि हाँ गवर्नमेंट उसे इग्नोर कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है। तो गवर्नमेंट अगर इग्नोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस पर यह होना चाहिए कि एनजीओ इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है। वो अगर रीजन यहां मेंशन होता, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के नेगेटिव एस्पेक्ट अगर यहां कहे जाते हैं तब हम उसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कंसिडर करते हैं। ये जो कहीं ना कहीं बात है कि सच एनजीओज आर टेक्निकली इक्विप्ड, ये टेक्निकली इक्विप्ड है इसलिए इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन का नेगेटिव एस्पेक्ट इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इस वजह से हम सेकंड वाले आर्गुमेंट को यहां कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहां अगर हमें आंसर करना होगा तो हमारा आंसर होगा ओनली फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, केवल पहला वाला स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। शुड कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश्ड ऑल टुगेदर इन इंडिया, ठीक है, यानी फांसी की सजा, क्या फांसी की सजा को खत्म कर देना चाहिए हमारे देश में। आर्गुमेंट फर्स्ट, यस, कंट्रीज बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन हैव अबॉलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट। तो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है, कैपिटल पनिशमेंट को खत्म कर दिया है। अगेन देखिए कंपैरिजन होने लगा, किससे कंपेयर किया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन से। तो अगेन एक तरह का कंपैरिजन है, और अगर कंपैरिजन है तो हमें इस आर्गुमेंट को कंसिडर क्या करना होगा, वीक करना होगा, यानी हमारे लिए ये आर्गुमेंट एक वीक आर्गुमेंट माना जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नो दिस इज वन वे टू इंस्टिल फियर इन द माइंड ऑफ क्रिमिनल्स विच विल रिस्ट्रेन देम फ्रॉम कमिटिंग हीनियस क्राइम्स। तो ये बोला जा रहा है कि ये उन क्रिमिनल्स के दिमाग में, दिल में डर पैदा करेगा अगर कैपिटल पनिशमेंट होगा, कि अगर हम इतनी घिनौनी जो है वो हरकत करेंगे, क्राइम करेंगे, तो उसकी सजा में हमें फांसी भी मिल सकती है। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारी कंट्री में अभी भी कैपिटल पनिशमेंट है, और कैपिटल पनिशमेंट इसलिए है कि जिस तरह का डिग्री ऑफ क्राइम होगा हम लोगों को उस तरह की क्रिमिनल्स को सजा भी होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ क्राइम और डिग्री ऑफ पनिशमेंट, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कैपिटल पनिशमेंट हमारी कंट्री में है। और हाँ, ये पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत वैलिड पॉइंट है, जिसकी वजह से कैपिटल पनिशमेंट आज भी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। यानी यहाँ अगर हम बात करें तो सेकंड वाला आर्गुमेंट जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ओनली सेकंड आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। शुड द पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स बी अलाउड टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो सेना में क्या 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको ज्वाइन कराना चाहिए। तो देखिए आर्गुमेंट फर्स्ट बोला जा रहा है नो, पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 18 डू नॉट हैव फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी टू शोल्डर सच बर्डन। और ये कहा गया कि जो 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं वो फिजिकली और मेंटली उतने मैच्योर नहीं होते कि इस तरह की बर्डन को वो झेल सकें। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही नज़र आ रही है, क्योंकि जब आप बात करते हैं आर्म्ड फोर्स में ज्वाइन करने का,
वहाँ आपको फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ये रिक्वायरमेंट होती है आर्म्ड फोर्सेस की। तो जो छोटे बच्चे हैं वो फिजिकली और मेंटली इतने जो हैं 18 साल से कम वाले बच्चे जो हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते कि इस तरह के काम कर सकते। ये पॉइंट कहीं ना कहीं बिल्कुल वैलिड नज़र आता है। सो दैट्स वाई जो पहला वाला आर्गुमेंट है वो तो अभी फ़िलहाल सही है। आइए बढ़ते हैं सेकेंड आर्गुमेंट की ओर। सेकेंड आर्गुमेंट है दिस विल हेल्प द कंट्री टू डेवलप सच आर्म्ड फोर्सेस विच विल सर्व द कंट्री फॉर अ लॉन्गर टाइम। यानी इनका ये कहना है कि 18 साल से कम आयु के अगर बच्चे आएंगे तो वो लंबी पीरियड तक काम कर सकते हैं, लंबे टाइम पीरियड तक वो आपके साथ लगे रह सकते हैं। लेकिन अगेन ध्यान रखिएगा, जब बात आती है आर्म्ड फोर्सेस की तो वहां फिजिकली और मेंटली आपको फिट होना पड़ेगा, तभी आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट लाएगा। अगर आप सिर्फ मास काउंट करने से या ड्यूरेशन को काउंट करने से नहीं होगा, आप जब तक फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है आप आर्म फोर्सेस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉन्गर टाइम पीरियड का बात कहा जा रहा है ये तब माना जाता, तब हम इसे कंसिडर कर सकते जब आपको वो क्वालिटी भी मिलता। तो हमें क्वांटिटेटिवली नहीं सोचना पड़ता है, आर्म फोर्सेस के लिए ऑलवेज क्वालिटेटिव सोचना है। यानी यहां अगर हम बात करें तो सेकंड वाला पॉइंट कहीं से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा, तो हम सेकंड वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। यानी यहां हम आंसर करेंगे ओनली फर्स्ट वन इज स्ट्रांग। तो फर्स्ट आर्गुमेंट को स्ट्रांग मान रहे हैं, सेकंड स्ट्रांग नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। शुड ऑल द सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स released by companies manufacturing tobacco products be banned? तो बोला यह जा रहा है कि टोबैको प्रोडक्ट्स जो भी बनाते हैं कंपनीज, क्या उनके एडवर्टीजमेंट को बैन कर देना चाहिए? आर्गुमेंट फर्स्ट, यस, दिस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट द यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स बाय पीपल। यही एकमात्र तरीका है। अब देखिए फिर से ये टर्म आ गया ओनली वे। अगर यहां कहा जाता ना दिस इज वन ऑफ द वे, एक तरीका हो सकता है, तो हम मान लेते हैं। लेकिन यहां टर्म आया है ओनली, इस वजह से हम इसे यहां नहीं मान सकते। ठीक है, दैट्स वाई ये आर्गुमेंट को हम स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, दिस कैन बी वन ऑफ द वे बट नॉट द ओनली वे। देयर आर सेवरल अदर वेज थ्रू विच हम टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज पीपल से कम करा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नो, these companies spend a lot of money for preparing these advertisement and hence they should not be banned। ये जो कंपनीज हैं, इस तरह की कंपनीज हैं, वो बहुत पैसा खर्च करती हैं एडवर्टीजमेंट में और इसकी वजह से ये बैन नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है ये भी कहीं से वैलिड नज़र नहीं आ रही कि कंपनीज पैसा खर्च कर रही हैं, इसकी वजह से हम वो एडवर्टीजमेंट कंटिन्यू कराएं, ये भी कहीं से स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं नज़र आता है। यानी अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट जो हैं वो वीक हैं, दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी हमें यहाँ आंसर करना चाहिए नीदर आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग नॉर सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग, दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शुड द रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स for weaker sections of the society be extended to private sectors also? यानी जो रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर में है उसको एक्सटेंड करके प्राइवेट सेक्टर में भी कर देना चाहिए। तो आर्गुमेंट देखिए फर्स्ट क्या है, नो, द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स वुड नॉट एग्री टू सच कंपल्शंस। तो देखिए ये तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट तैयार नहीं होंगी, लेकिन मैनेजमेंट के तैयार नहीं होने का कारण क्या है ये थोड़ा सा ना वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है। हमने बात किया था हम आर्गुमेंट को तभी स्ट्रांग मानेंगे जब वो वेल एक्सप्लेन्ड हो। अब वो क्यों नहीं तैयार होंगे वो थोड़ा सा और इसमें डिटेल में लिखना चाहिए था, ये मेंशन नहीं है, इस वजह से हम फर्स्ट वाले आर्गुमेंट को कंसिडर नहीं कर सकते। सेकंड देखिए, यस, दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन्होंने पुट कर दिया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को क्या कर देगा, ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव कर देगा। जाहिर सी बात है रिजर्वेशन से
उनकी इकोनॉमिक कंडीशन तो सुधर जाएगी, जॉब में रिजर्वेशन अगर मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये सेकंड पॉइंट जो है वो वैलिड है। तो अगर हम यहाँ आंसर करना चाहें तो हमें आंसर करना है ओनली सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको ये पर्टिकुलरली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं हमारे, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।